नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। आप जानते ही हैं कि आपकी परीक्षा सीटेट, यूपी टेट, एच टेट, सुपर टेट, इन सभी से संबंधित जो मनोविज्ञान के प्रश्न बनने हैं, शिक्षण कौशल के प्रश्न बनने हैं या जीवन कौशल के प्रश्न बनने हैं, इनको किस तरह से अटेम्प्ट करना है और क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, एक रणनीति के थ्रू यहाँ पे आपको पढ़ाई कराई जाएगी, बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट। तो समय को वेस्ट ना करते हुए आइए सीधे प्रश्न पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? पहला ऑप्शन है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। ये तो आप जानते हो ये बिल्कुल गलत बात है। सारे बच्चे एक जैसे कैसे हो सकते हैं? दूसरा ऑप्शन, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। ये बात ठीक है, कुछ बच्चे तो एक ही जैसे होते हैं, पर ये उतना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है। तीसरा, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? ऑप्शन नंबर डी कहता है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ये बात बिल्कुल सही है। इसीलिए तो कहा गया है कि वैयक्तिक विभिन्नता की बात की गई है कि भाई प्रत्येक बच्चा अलग होता है, उसकी रुचि व क्षमता अलग अलग होती है। वैयक्तिक विभिन्नता क्या है कि प्रत्येक बच्चा अलग होता है, उसकी रुचि व क्षमता अलग होती है, उसके सोचने समझने की, थिंकिंग करने की क्षमता सब अलग होती है। तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न पर। सीखने का सर्वोत्तम सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? यानी सीखने का सर्वाधिक उचित अर्थ क्या है? सबसे उचित अर्थ क्या होगा? अगर आप सीखते हो कोई चीज़ तो सबसे उचित चीज़ क्या है, उसका मतलब क्या है? पहला, कौशल का अर्जन करना। क्या आपके सीख लेने का मतलब ये मान लिया जाए, अगर आपने किसी कौशल का मतलब होता है कोई स्किल आपके अंदर आ गई, तो इसका मतलब क्या ये मान लिया जाए कि आप सीखने में सक्षम हो? क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है? दूसरा आपका ऑप्शन है ज्ञानार्जन। यानी अगर आपने ज्ञान का अर्जन कर लिया, डैट मीन्स क्या ये सीखना माना जा सकता है? ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। तीसरा, व्यवहार में, अगर सीखने से आपके व्यवहार में परिमार्जन हो जाता है, व्यवहार में बदलाव आ रहा है, डैट मीन्स ये बहुत ही गजब का, यानी अगर आपका व्यवहार बदलेगा तो समझ लीजिए आपका सीखना सार्थक हो गया। क्योंकि व्यवहार बदला, डैट मीन्स आप अपने आप को हर परिस्थिति में, हर चीज़ में अपने आप को समायोजित कर सकते हो। चाहे वो पढ़ने का क्षेत्र हो, वो चाहे खेलने का क्षेत्र हो, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो। तो व्यवहार का परिमार्जन अगर हुआ तो समझ लो कि आप सीखने का वही सबसे सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है। वो वैयक्तिक समायोजन का यहाँ कोई लेना देना है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यवहार में परिमार्जन। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य क्या बढ़ावा देता है? पहला, प्रतियोगिता की भावना को। हालांकि आजकल के अध्यापक यही कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जितना मैंने फेस किया है, प्रतियोगिता बढ़ाने से पढ़ाई तो होती है, ये बात सत्य है कि अगर आप प्रतियोगिता करा देते हो कि बेटा आपको इनसे बेहतर लाना है, डैट मीन्स आप दोनों में कौन बेहतर है साबित करते हैं, देखते हैं इन दोनों में कौन बेहतर होगा, तो बच्चों में नंबर तो बेहतर ला देगा, पर द्वंद्व की भावना आ जाती, कहीं ना कहीं द्वंद्व का भावना आ जाता है वहाँ पे। ये जान लीजिए आप। इसका मतलब ये तरीका ठीक नहीं है। दूसरा, सहयोग की भावना को। हो सकता है एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य सहयोग के भाव को बढ़ाएगा, ये बिल्कुल सही हो सकता है। और ऑप्शन देखते हैं, प्रतिद्वंदिता की भावना को। तो प्रतिद्वंदिता, मैंने पहले ही कहा कि ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है, द्वंद्व की भाव, प्रतिद्वंदिता नहीं लानी है। और तीसरा है तटस्थता की भावना को। तटस्थता का मतलब होता है बिल्कुल स्थिर, कांस्टेंट हो जाए बच्चा। ये कोई अच्छी बात है कि बच्चा न्यूट्रल हो जाए? डैट मीन्स तटस्थ हो जाए। तटस्थ का मतलब स्थिर हो जाए। जी नहीं, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के बीच सहयोग की भावना को बढ़ाता है। और यही बात तो वाइगोत्स्की कहते हैं, आप अच्छे से जानते हो। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की यही तो कहते हैं कि बच्चा समाज में परस्पर अंतःक्रिया करके सीखता है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अधिगम में, ये तो सारे लोग जानते हो इसका उत्तर, कि अधिगम में प्रयत्न व भूल का सिद्धांत किसने दिया? तो थार्नडाइक ने दिया। तो पावलोव ने क्या दिया? पावलोव ने, याद रखना मेरे भाई, पावलोव ने
अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। अगर ये कहा जाए कि अनुकूलन शब्द किसने दिया तो वो जीन पियाजे का है, क्योंकि पियाजे ने अनुकूलन शब्द को दिया था। अनुकूलन को दो भागों में उन्होंने बांटा था, एक था समावेशन और एक था समायोजन। समावेशन और समायोजन क्या होता है वो मैं आपको जीन पियाजे एक विशेष टॉपिक बनाऊंगा, उसमें क्लियर करूंगा। और जिनको जीन पियाजे के बारे में बेहतर से जानना हो कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, मैं उन पर वीडियो अलग से बनाऊंगा। और क्लार्क एल हल की बात की जाए तो हल ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था, याद रखें इस बात को। और थार्नडाइक ने, आप सभी को पता है, त्रुटि व प्रयास, प्रयत्न या भूल का सिद्धांत दिया था। तो ये ऑप्शन नंबर बी के साथ। समय न गवाते हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डाल्टन शिक्षण विधि किसने दिया था? तो डाल्टन शिक्षण विधि क्या फ्रॉवेल ने दिया, क्या डाल्टन ने दिया? ये सी वाला ऑप्शन ये रॉन्ग है, डैट मीन्स ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। चौथा है मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। तो डाल्टन विधि को किसने दिया था? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने दिया था। फ्रॉवेल ने तो खेल विधि को दिया था, तो फ्रॉवेल हो नहीं सकते। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बच्चा किस प्रकार सीखता है? क्या बच्चा पुस्तक पढ़ के सीखेगा, क्या बच्चा प्रश्न पूछकर सीखेगा, या परिचर्चा द्वारा सीखेगा, या सभी के द्वारा सीखेगा? अगर मेरा अपना जवाब अगर लिया जाए तो परिचर्चा बिल्कुल राइट ऑप्शन होता है। क्योंकि परिचर्चा क्या होती जानते हो? अगर परिचर्चा होगा तो वहाँ पे प्रश्न भी पूछा जाएगा, और पुस्तक पढ़कर तो बात तो अलग ही है, पुस्तक पढ़ा है तभी तो प्रश्न पूछ रहा है, तो वो परिचर्चा में ये दोनों ऑप्शन ही समाहित हो जाएंगे। लेकिन अगर डी ऑप्शन को देखा जाए तो क्या ये तीनों सही हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इनमें से सभी वाला ये डी वाला ऑप्शन है, यही आपका सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? अधिगमकर्ता का मतलब वो शिक्षार्थी, वो विद्यार्थी जो अधिगम को कर रहा है, उसको अधिक स्वतंत्रता देगा। कौन सा ऑप्शन? क्या संरचनावाद देगा, क्या व्यवहारवाद देगा, क्या क्रियाशीलवाद देगा, या सृजनशीलतावाद देगा? तो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊं। पहली बात तो संरचनावाद क्या था? संरचनावाद विलियम वुंट इसके जनक थे। विलियम वुंट ने संरचनावाद का आधार बनाया। व्यवहारवाद की बात थार्नडाइक ने की। क्रियाशीलता अच्छी बात है, करके सीखने की बात जॉन डीवी ने इस पे बात की, प्रयोग की। लेकिन सृजनशीलता की जब बात आएगी, स्वतंत्रता तभी आती है, बात आप ध्यान रखें, स्वतंत्रता तभी आएगी जब अपसारी चिंतन की बात आएगी। अपसारी चिंतन का मतलब टूटे फूटे चीज़ों से भी खिलौने बना देना, यानी टूटे फूटे चीज़ों से किसी नई वस्तु का निर्माण। जैसे बच्चा क्या करता है, छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के नाव बना देता है, छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के खिलौना बना देता है। डैट मीन्स उसके अंदर सृजनशीलता है, और सृजनशीलता उसी व्यक्ति के अंदर होगा जो अपसारी चिंतन वाला होगा। और जो अपसारी चिंतन का बच्चा होगा वो क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, वो अधिक स्वतंत्र होगा। डैट मीन्स वो फिक्स माइंड का, नैरो माइंड का नहीं होगा। डैट मीन्स उसका जो दिमाग होगा बिल्कुल एकदम स्वतंत्र बुद्धि का होगा, यानी अपसारी चिंतन, इसी को कहते हैं अपसारी चिंतन का बुद्धि का बालक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो हम समय बिल्कुल नहीं गंवाएंगे, इसका ऑप्शन बिल्कुल ए वाला सही हो जाएगा। स्किनर ने दिया। स्किनर ने आर्यस थ्योरी दी। स्किनर का कहना था, अब आपको थोड़ी सी बात इनके बारे में बता देते हैं। स्किनर ने आर्यस थ्योरी दी, जिसे आप कहते हो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। स्किनर ने पुनर्बलन शब्द पे जोर दिया था। मैं बार बार इस शब्द को कहता हूँ कि स्किनर ने पुनर्बलन शब्द पे जोर दिया, जबकि पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क एल हल ने दिया है। ठीक है। पावलाव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। पावलाव ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था, और जो पावलाव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था उसके कई नाम थे, आप भी जानते हो कि क्लास्की का सिद्धांत कहा गया, उसी को अनुबंधन का सिद्धांत कहा गया, उसी को संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कहा गया। कहने का मतलब ये कि सिद्धांत एक नाम अनेक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्किनर। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इससे बेहतर कोई प्रश्न हो नहीं सकता। देखते हैं और ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। क्रिस्टीना नाम है, अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो ये क्या है? याद रखें मेरे दोस्त, आपको आज ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप बिल्कुल ही कभी भूलोगे नहीं
कि सीखने का आकलन क्या होता है, सीखने के लिए आकलन क्या होता है, सीखने के रूप में आकलन क्या होता है। मैं आपको बहुत जल्दी इन चीज़ों को बताऊंगा। एक बात ध्यान रखना, मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं क्या होता है सीखने का आकलन। तो सीखने का आकलन वो होता है, सीखने का आकलन मतलब जैसे आप को मैंने कोई चीज़ पढ़ाया, मैंने कोई चीज़ पढ़ा दिया, उसके बाद फिर मैं उसको सीखने का मैं आकलन ले रहा, यानी कि उसके बाद मैं 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद मैं टेस्ट लूँ तो मैं आपके सीखने का आकलन कर रहा हूँ। या जैसे मैंने आपको टूर पे लेकर गया और टूर पे ले जाने के बाद आप वापस आए 1-1.5 महीने बाद, मैं आपसे पूछता हूँ कि बच्चा आपने आगरा का ताजमहल देखा तो कैसा लगा आप लोगों को, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो डेट मीन्स ये सीखने का आकलन है, ठीक है। लेकिन जो सीखने के लिए आकलन होता है बहुत स्पष्ट होता है, बता दूं आपको ये बात आप रट लो। सीखने का जो सीखने के लिए आकलन होता है वो अधिगम से पहले होता है। याद रखिए, जैसे मैं क्लास में गया पढ़ाने के लिए, पूरी बात समझना कि जैसे मैं क्लास में पढ़ाने के लिए गया तो पढ़ाने से पहले ही मैं कुछ चीज़ उनसे पूछूं बच्चों पे। जैसे मान लीजिए मुझे पढ़ाना है क्लास में जाके क्या कहते हैं नंबर सिस्टम पढ़ाना है, तो मैं पहले ही पूछ लूँ कि भाई सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, यानी उनके पूर्व ज्ञान का आकलन अधिगम कराने से पहले ही मैं कर लूँ। जैसे आप बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हो तो वो क्या है कि सीखने के लिए आकलन, आप वहाँ बीएड का एंट्रेंस एग्जाम जो देने जा रहे हो आपके सीखने के लिए ही पहले ही आपका आकलन हो जा रहा है, क्योंकि आप बीएड में सीखने के लिए जा रहे हो और आपके आकलन आपका क्या, आप उसके सीखने लायक हो या नहीं हो, आपका आकलन उस बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा हो जाता है। समझ गए ना। और सीखने के जो रूप में आकलन होता है वो व्यक्ति स्वयं का करता है। जैसे आप खाना बनाते हो तो खाना बनाने के बाद आप उसका टेस्ट करते हो कि भाई तीखा है कि मीठा है, नमक कम है या ज़्यादा है, ये सीखने के रूप में आकलन होता है। डैट मीन्स आप आज समझ गए होंगे, सीखने का जो आकलन होता है वो अधिगम करा देने के बाद होता है। सीधी सी बात, पढ़ा दिया जाएगा तब आकलन होगा, लेकिन सीखने के लिए आकलन जो होगा वो अधिगम से पहले होगा, यानी पढ़ाने से पहले उसका आकलन होगा। और जबकि सीखने के रूप में आकलन की बात की जाए तो हम अपना खुद का आकलन करते हैं कि क्या मैंने खाना कैसे मेरा बना है, मैं उसका टेस्ट कर रहा हूँ कि भाई चाय अच्छा बना है खराब बना, चाय तो आप सही बनाते होगे, आई होप, बुरा मत मानिएगा, हर कोई तो चाय नहीं बनाता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप बनाते हो तो टेस्ट करते होंगे ज़रूर इस चीज़ को कि चाय कैसा लगता है, अच्छा लग रहा है मीठा लग रहा है, डैट मीन्स फीका है कि ज़्यादा अच्छा लग रहा है। खैर, तो इसका आप देखेंगे क्वेश्चन आपका कहता है कि क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई, वहाँ से वापस आने के बाद वो चर्चा करती, इसका मतलब है सीखने का आकलन कर रही है कि जो बच्चे भ्रमण पे गए थे क्या सीखे उसका अब आकलन करने जा रही, यानी पढ़ा पहले दिया गया, यानी कि घुमा पहले दिया गया, अधिगम पहले हो चुका है, अब उसका आकलन यानी सीखने का आकलन। सीखने के लिए आकलन तब होता जब मैं पढ़ाने से पहले वहाँ उस पर चर्चा करूँ, उनसे कुछ पूछूँ। तो मैंने पहले एग्जाम्पल भी बहुत कुछ आपसे कह चुका हूँ, अगर आप फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आप भर दीजिए कि सर ये डाउट्स मेरे रहे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए। हालांकि ऑप्शन नंबर 1 कहता है स्नेह, दूसरा है विश्वास, तीसरा है सम्मान, चौथा है ये सभी। तो आप सभी जानते हो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य जो संबंध हो ये तीनों का होना चाहिए, क्योंकि मित्रवत संबंध या विश्वास का संबंध, सम्मान का संबंध अगर ना हो तो शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध कैसा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया। तो चिन्ह का सिद्धांत आप सभी को पता है, टालमैन ने दिया था। टालमैन ने क्या कहा, टालमैन ने कहा कि बच्चे के लिए चिन्ह मायने रखता है, ना कि कोई शब्द मायने रखता है। जैसे मान लीजिए आपको मैं चीज़ कहूँ, मैंने बच्चे से कहा कि आप कोई सामान लेकर आओ, सामान का मतलब मैं कोई भी सामान मैं कह दूं, जैसे मान लीजिए मैं उसको सेब खरीदने के लिए कह रहा हूं और मैं सेब पे लिख के दे देता हूं संतरा, तो क्या आपके संतरा लिख देने से क्या वो मान जाएगा। उसके लिए तो वो सेब का चिन्ह मायने रखता है ना भाई, भाई उसके लिए वो चिन्ह मायने रखता है भाई, सेब का वो चिन्ह, ना कि आपके सेब के ऊपर संतरा लिख देने से वो मान जाएगा नहीं ये संतरा है। डैट मीन्स आप समझ गए होंगे टालमैन का सिद्धांत था चिन्ह का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सूझ का सिद्धांत किसने दिया। आपको पता है सूझ का सिद्धांत दिया था कोहलर ने,
कोहलर क्या थे? कोहलर गेस्टाल्टवादी थे। थार्नडाइक क्या थे? थार्नडाइक व्यवहारवादी थे। वाटसन क्या थे? ये भी व्यवहारवादी थे। सिगमंड फ्रायड क्या थे? ये मनोविश्लेषणवादी थे। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। विलियम जेम्स क्या थे? विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञान के जनक थे और गेस्टाल्टवादी भी थे, आपको ये भी मैं बता दूं। और आप ये भी जानते हैं कि गुथरी ने क्या? गुथरी ने समीपता के विकास का सिद्धांत दिया था और हल ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या अगर आपको हो रही होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और बताइएगा आपको हमारा वीडियो, हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल हमारी भावना को समझ रहे हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। आपको कोई भी समस्या होती है, क्योंकि आपको सफल होना है तो कहते हैं ना कि वक्त किसी को लाठी लेकर नहीं मारता, वो आपको खुद समझना होता है। वक्त पे समझ जाओ। अभी आपके पास समय है, अभी एग्ज़ाम होने में समय है, तो समय से पहले ही अपने टॉपिक्स को थोड़ा मजबूत बना लो, जिससे एग्ज़ाम आने पे आपको ये ना रहे कि ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये कुछ नहीं। अभी से मजबूत रहेगा तो आप उस टाइम आपको इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एवरीथिंग, प्रत्येक एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। आपसे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको पता है मैं पूरे वीडियो में कहीं नहीं कहता हूँ सब्सक्राइब कर लो, लेकिन आपका फ़र्ज बनता है कि आपके सब्सक्राइब कर देने से ही हमें मोटिवेशन मिल जाता है। आप सब्सक्राइब करोगे तो हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए ऐसे ही नए नए कंटेंट पर डे आपको मिलते रहेंगे मेरे द्वारा। और अदर सब्जेक्ट के भी आपको कंटेंट मिलते हैं। आपको करंट अफेयर मिल रहा है, और करंट अफेयर में कुछ इस तरह से प्रोवाइड कराता हूँ जिसमें आपका एसएसटी वाला पार्ट भी रहता है और ज्योग्राफी वाला पार्ट भी रहता है। यानी मैं आपका 30-40 नंबर का काम एक ही वीडियो में करवा देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लिया करें। इससे क्या होगा कि कोई वीडियो पड़ेगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि बार बार तो मैं फेसबुक पे आपको लाकर तो नहीं आपको वहाँ लिंक मिलने वाली ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर कर दें। बाकी आप सभी ने वीडियो को वॉच किया, आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।